नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री चारधाम यात्रा को लेकर अब और भी गंभीर हो गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने सभी राजनीतिक कार्यक्रम निरस्त करते हुए, रद्द करते हुए अफसरों की हाई लेवल बैठक करते हुए दिशा निर्देश दिए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अब देश के कई राज्यों से यह भी अनुरोध किया जा रहा है कि यात्रा सामान्य होने तक कृपया कोई भी वीवीआईपी ना आए तो बेहतर होगा। सीएम धामी ने एक बार फिर से सभी देशवासियों से अपील भी की है कि यात्रा पर वही आए जिनका जिस तारीख में रजिस्ट्रेशन हुआ है। बाबा के दरबार में आ रहे हैं, चार धामों के दरबार में आ रहे हैं। ये यात्रा के कुछ नियम हैं, उन नियमों का हम सभी को पालन करना चाहिए। और मैं बार बार ये आप सबके माध्यम से कहता रहा हूँ कि ये यात्रा सामान्य यात्रा नहीं है। चार धाम की जो यात्रा है वो एक कठिन यात्रा होती है। यमुनोत्री में पैदल यात्रा है, केदारनाथ में पैदल यात्रा है, बर्फबारी भी होती है, मौसम अत्यधिक ठंडा हो जाता है, ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है। इसलिए प्रॉपर अपना चेकअप करवाने के बाद हेल्थ का जो पूरा एक रूल है उस रूल को फॉलो करना चाहिए, नियम को फॉलो करना चाहिए, तभी वो यात्रा प्रारंभ करें। ये मैं सभी से कहना चाहता हूँ, इससे कि हमको भी अच्छा नहीं लगता कोई आकर देवभूमि में किसी को परेशानी हो। उस पर ठीक है, हमारी जो बद्रीनाथ मंदिर समिति है, क्योंकि चारों धाम बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के हमारे आ रहे हैं, हम करने की हमने व्यवस्था करनी है और सरकार एक 15 दिन का एक हम लोगों ने निवेदन किया था अपने राज्यों से भी सबसे कि शुरू के दिनों में अत्यधिक संख्या होने के कारण से जो इस प्रकार के अतिथि आते हैं तो उसके कारण से यात्रा में कोई व्यवधान न हो, सामान्य जो तीर्थ यात्री है श्रद्धालु उनको परेशानी न हो, थोड़ा उसको और बढ़ाया। तो चारधाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री लगातार बैठकें कर रहे हैं, अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं कि अभी जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ है वही जाए। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यमुनानगर में जनसभा के दौरान पहुंचे, जहां पर उनका भव्य स्वागत हुआ। सीएम धामी ने यमुनानगर में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। आपको बता दें कि उत्तराखंड में सीएम धामी द्वारा लिए गए बड़े और ऐतिहासिक फैसलों से सीएम धामी की छवि राष्ट्रीय स्तर की छवि बनी है, जिसके चलते देश में सीएम धामी का क्रेज है। सीएम धामी ने अंबाला लोकसभा प्रत्याशी बंतो कटारिया के पक्ष में मतदान करने की अपील की। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग को काबू करने में राज्य सरकार के लाचार रवैये पर नाराजगी जताते हुए उत्तराखंड की मुख्य सचिव को 17 मई यानी कि कल कोर्ट में तलब किया जाएगा, जिसे कांग्रेस राज्य सरकार और आपदा प्रबंधन की नाकामी का सबसे बड़ा कारण बता रही है। उन्होंने लोकसभा चुनाव में अधिकारी और राज्य सरकार के नेताओं पर चुनाव पर ध्यान देने का कारण बताया। कांग्रेस प्रवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट के राज्य सरकार के अधिकारियों से जवाब तलब के फैसले को ठीक बताया है और जल्द से जल्द दोषियों को सजा देने की सुप्रीम कोर्ट से अपील भी की है। वनाग्नि के मामले में कांग्रेस के जो आरोप थे, सुप्रीम कोर्ट ने उनको मोहर लगा दिया। हमने कहा था वनाग्नि के मामले में राज्य का आपदा प्रबंधन विभाग इसको तत्काल इसको ताला लगा देना चाहिए, इसको बर्खास्त कर देना चाहिए जो अधिकारी इसके हैं। आप
आपदा प्रबंधन के लिए, वनाग्नि के लिए जो केंद्र से पैसा मिला उसका पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। आप झाड़ू से आग बुझा रहे हैं, आप आग बुझाने के उपकरण नहीं खरीद पा रहे, पैसा आपके पास है, क्यों नहीं आपने पैसा खर्च किया? चीफ सेक्रेटरी को अगर आज इस नोटिस मिल रहा है सुप्रीम कोर्ट से, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार सरकार है। जो सरकार आज की तारीख तक हिम्मत नहीं कर पा रही है आपदा प्रबंधन सचिव से पूछने, आपने इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, आप क्या बताएंगे कि आपदा प्रबंधन सचिव का कोई बयान आपने लिया? रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर कोटद्वार से है, जहां भावर क्षेत्र की 40,000 से ज्यादा आबादी को बाजार से जोड़ने वाले मालन नदी पर बने पुल की मरम्मत का काम शुरू हो चुका है। पिछली बरसात में मालन पुल बीच से टूट गया था, जिसके बाद से हालात बेहद खराब और बद से बदतर हो गए। पुल को इस साल के आखिरी तक पूरा बनाने का दावा किया जा रहा है, जिससे अगले साल की बरसात से पहले नदी पर पुल बनकर तैयार हो जाए। पुल का निरीक्षण करने पहुंची कोटद्वार विधायक और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने यह कहा कि पुल का काम मजबूती से हो रहा है, इसके लिए मॉनिटरिंग भी की जा रही है। साथ ही पुल को साल के आखिरी तक हर हाल हर संभव में बना दिया जाए। देख रहे हैं इस वक्त मैं मालन पुल पे जो हमारा दोबारा से बन रहा है उस पर खड़ी हूँ, और जैसे आप कंट्रैप्शंस देख रहे हैं, तैयारी है कि स्लैब को हम उठाएं और धीरे धीरे फिर जो हमारे पिलर्स हैं उनको भी ओपन पैनल फाउंडेशन के माध्यम से कार्य करें। तो काम अब धीरे धीरे तेज़ी पकड़ रहा है, व्यवस्थाएं अब पूरी मिल चुकी हैं और तेज़ी से अब हमारे यहाँ काम शुरू हुआ है। लेकिन जैसे मैंने अभी पहले भी कहा है, तेज़ी का मतलब ये नहीं है कि काम ठीक से ना किया जाए, सोच समझ के किया जाए, अच्छी तरह से किया जाए। इसलिए अब मुझे विश्वास है कि दिसंबर तक हमारा जो ये पुल है ये हो जाएगा, इसकी आवाजाही इसकी शुरू हो जाएगी। आज मैं तेली स्रोत और सिगड्डी स्रोत में भी जो हमारी पानी पिछली बार जो बाढ़ आई थी उसके कारण काफ़ी कटाव हुआ था, उस कटाव में हमने प्रयास करके सरकार के माध्यम से कुछ पैसा मंगवाया था ताकि प्रोटेक्शन वॉल हम कर सकें। आज मैंने उस पर भी काम देखा है, ठीक काम हो रहा है। एक दो जगह काम रुका हुआ है, उस पर भी जल्दी हम लोग उस पर काम शुरू करेंगे। क्या कारण थे वो बताए गए हैं मुझे, उन कारणों का निवारण करते हुए हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कार्य हो। तो मालन पुल जो टूट गया था बारिश की वजह से, उससे खासा परेशानी हो रही थी, उसको लेकर स्पीकर रितु खंडूरी ने यह कहा कि इसे साल के अंत तक बनवा दिया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में बीते 19 अप्रैल को मतदान पूरा हो चुका है, लेकिन अभी कई राज्यों की काफी सीटों पर चुनाव होना है, जिसके लिए राजनीतिक दल अपने अपने पक्ष के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। हम उत्तराखंड कांग्रेस के नेता दूसरे प्रदेशों में जाकर चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। इसी क्रम में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी कई राज्यों में कमान संभालेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का यह कहना है कि उनकी शारीरिक स्थिति भले ही ठीक नहीं है, लेकिन वो चुनाव प्रचार करेंगे। 16-17 मई में हरीश रावत दिल्ली में प्रचार करेंगे और इसके बाद हरियाणा में भी पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करने पहुंचेंगे। थोड़ा सा मेरी शारीरिक स्थिति है, लेकिन फिर भी मैं 2-4 जगह तो जाऊंगा ही जाऊंगा। और मैं 16-17 तारीख को दिल्ली निकल रहा हूँ। दिल्ली में भी करूंगा, दिल्ली के अगल बगल और भी जगह जहाँ मुनासिब होगा हरियाणा आदि में भी मैं चुनाव प्रचार करूंगा। अगली खबर लक्सर से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और उनके बेटे और कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत ने पार्टी नेताओं का कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। पार्टी के कार्यकर्ताओं से, साथ ही बूथ लेवल तक तमाम कार्यकर्ताओं को चुनाव में कड़ी मेहनत करने पर आभार जताया। हम बिल्कुल आश्वस्त हैं, लेकिन इसके बावजूद भी चुनाव है, लेकिन हम एक चीज़ के प्रति पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि हमारे कार्यकर्ता ने मेहनत करने में, परिश्रम करने में कोई कसर नहीं रखी है। मुझे अपने कार्यकर्ता की मेहनत और परिश्रम पर पूरा भरोसा है। कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करने के लिए आया हूँ। इतने कम संसाधनों में उन्होंने इतना बढ़िया चुनाव लड़ाया है और आज हम उनका धन्यवाद करने के लिए आए हैं और आगे की रणनीति तैयार की गई है।
आगे जो आने वाले चुनाव हैं, निकाय चुनाव हैं, पंचायत के चुनाव हैं, उसको कैसे हमको इस एनर्जी को बनाए रखना है, इस रिदम को बनाए रखना है, क्योंकि हम निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है और हम ये लोकसभा जीतने जा रहे हैं। लोकसभा का चुनाव 5 सीटें हम जीतने जा रहे हैं। अगली खबर उत्तरकाशी से है, जहां पुलिस अधीक्षक अर्पण यदुवंशी ने बिना रजिस्ट्रेशन के चारधाम यात्रा न करने की श्रद्धालुओं से अपील की है। आईजी ने कहा कि चारधाम यात्रा के लिए गंगोत्री और यमुनोत्री धाम पर भारी मात्रा में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंच रहे हैं, जिनमें काफी श्रद्धालु बिना रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन की तारीख से पहले ही यात्रा करने के लिए आ रहे हैं। उनसे मेरी अपील है कि अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद ही अपना रजिस्ट्रेशन तारीख को ही यात्रा पर आए। बिना रजिस्ट्रेशन यात्रा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सभी को मेरा सादर नमस्कार। उत्तरकाशी जनपद में हमारे 2 विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री और यमुनोत्री धाम हैं, जिनमें 10 मई को जो है कपाट खुले थे और उसके बाद ही बहुत ही रिकॉर्ड स्तर पे श्रद्धालुओं का आवागमन हो रहा है। 40% यात्री जो है यमुनोत्री में बढ़ोतरी दर्ज की गई है और गंगोत्री में भी काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है। तो इससे कुछ बीच में कुछ असुविधा का सामना करना पड़ा कुछ तीर्थयात्रियों को, और ऐसा भी देखने में आ रहा है कि बहुत सारे तीर्थयात्री जो हैं बिना पंजीकरण के आ रहे हैं या किसी का पंजीकरण जो है बहुत आगे का है। तो मेरा विनम्र निवेदन है सभी श्रद्धालुओं से कि बिना पंजीकरण के प्लीज़ जो है जनपद में चारधाम यात्रा पे ना आएँ। जिस भी दिन आपका पंजीकरण है उसी दिन आप उसी दिन आएँ और उसी दिन उस धाम के दर्शन कीजिए। उत्तरकाशी पुलिस आपकी सुरक्षित, सुगम और सरल यात्रा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और यहाँ पे हमारा एक जवान सब इसी ड्यूटी में और आपकी सेवा में ही खड़ा हुआ है, परंतु किसी भी तरह से बिना पंजीकरण के यात्रा पे ना आए। धन्यवाद। तो बिना रजिस्ट्रेशन की यात्रा अभी ना करें, यही पुलिस अधीक्षक बता रहे हैं कि जब आपका रजिस्ट्रेशन हो आप यात्रा तभी करें। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तरकाशी के यमुनोत्री विधानसभा से निर्दलीय विधायक संजय डोभाल ने चारधाम यात्रा व्यवस्था की तैयारियों पर सवाल उठाए हैं। आपको यह बता दें कि उन्होंने कहा कि चुनाव के चलते चारधाम यात्रा को लेकर व्यवस्थाएं पूरी नहीं हो पाई हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जितनी तैयारी होनी चाहिए थी वो अभी कम है, क्योंकि जिस तरह से रिकॉर्ड संख्या में तीर्थ यात्री यहां पहुंच रहे हैं, ऐसे में अगर यात्रियों को व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं मिलेंगी तो तीर्थ यात्रा की संख्या कम भी हो सकती है। उन्होंने कई सवाल उठाते हुए यात्रा व्यवस्थाओं को और दुरुस्त करने की अपील की है। आपको यह बता दें कि पिछले दिनों उत्तरकाशी के गंगोत्री और यमुनोत्री में भारी संख्या में तीर्थयात्रियों के पहुंचने से अव्यवस्था का माहौल बन गया था। ऐसे में क्षेत्रीय विधायक द्वारा उठाए गए सवाल के बाद प्रशासन को और ज्यादा गंभीर होने की जरूरत है। भाई हम ये चाहते हैं कि प्रशासन जो भी जैसे तैयारियां जो होती है, खासकर भाई 2 साल से हम भी है, इस बार थोड़ा चाहे चुनाव के चक्कर में समझ लीजिए आप, थोड़ा तैयारियों का पहले से वो तैयारियां नहीं रही है जैसे होनी चाहिए थी। और अगर यात्रियों को परेशानी होगी तो निश्चित है कि यात्रियों की संख्या घटेगी। और मेरा ये मानना है कि कम से कम गढ़वाल की सारी वो यात्रा से ही सारी आर्थिकी जुड़ी हुई है, तो इसमें केवल पंडित पुरोहितों की नाराजगी नहीं है, आम पब्लिक की भी और सभी लोगों की नाराजगी रहती है, और जिसका कि हम लोग भी सामना कर ही रहे हैं। चाहे होटल वालों का है, उनके लगातार फोन और उनके ये रहता है कि क्या हो रहा है। अगर कोई भी परेशानी होती है तो हमारी कोशिश है कि अब 3-4 दिन जो यात्रियों को सुविधा हुई है वो आगे न हो, और आशा करते हैं कि अब सारी व्यवस्थाएं सुदृढ़ हो गई है। तो बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां केदारनाथ धाम दर्शन करने पहुंच रहे किसी तीर्थ यात्री की तबीयत खराब होने और घायल होने की स्थिति में तैनात डीडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेक्टर अधिकारी की टीमें देवदूत बनी हुई हैं, जो बीमार और घायल व्यक्तियों को एमआरपी में उपचार के लिए पहुंचा रही है।
तो चारधाम यात्रियों के लिए सुरक्षा की टीम बनी हुई है, जो किसी भी यात्री की हालत नाजुक होने पर उन्हें अस्पतालों तक पहुंचा रही हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। चारधाम यात्रा में इस बार पिछले वर्षों की तुलना में कहीं ज्यादा श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। चारधाम यात्रा देवभूमि का सौभाग्य है, लेकिन कुछ चुनौतियां बनी हुई हैं, जिससे पार पाने के लिए इस समय उत्तराखंड का प्रशासन प्रयास कर रहा है। गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को नियंत्रित करने का प्रयास प्रशासन की तरफ से लगातार किया जा रहा है। गढ़वाल कमिश्नर की माने तो गंगोत्री अधिनियम के लिए गेट सिस्टम लागू किया जा चुका है और केदारनाथ धाम में भी पंजीकरण को लेकर सख्त व्यवस्था अपनाई जा रही है। साथ ही गढ़वाल कमिश्नर की माने तो शुरुआत के समय यात्रियों की संख्या में इजाफा होना एक सामान्य प्रक्रिया होती है, लेकिन अब स्थितियों को नियंत्रण करने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उसे आगामी 1 या 2 दिन में सभी धामों में स्थिति सामान्य होने लग जाएगी। में हमारे लिए यह जिम्मेदारी थी हमारी कि हम उन यात्रियों को सुरक्षित यात्रा भी कराएं। कदाचित इसी को ध्यान में रखते हुए फिर हम लोगों ने एक गेट सिस्टम भी लागू किया है। आप लोगों की जानकारी में भी होगा कि डिफरेंट जगहों पर गेट्स भी लगाए गए हैं। घंटे 2-2 घंटे की ड्यूरेशन पर 4 घंटे की आवश्यकता के हिसाब से वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ही निर्णय लेता है। यात्रियों को छोड़ा जाता है, इसके बाद रोका जाता है, फिर ऊपर से आने वाले यात्रियों को नीचे लाया जाता है ताकि सबको दर्शन भी मिल जाए, सुरक्षित भी जाए। हाँ, ये सही है कि उसमें कुछ विलंब हो सकता है, लेकिन हम लोगों की जो अभी कैलकुलेशन है उसके हिसाब से संभावना है कि आज लेट इवनिंग या कल मॉर्निंग तक हमारी ये व्यवस्था सुचारू हो जाएगी। तो वहीं हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला चाकलन में बीते 14 मई को दिन दहाड़े घर में घुसकर बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई, जिसका एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने खुलासा कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसएसपी ने यह बताया कि बुजुर्ग महिला घर पर अकेली थी। दोपहर के समय चीख पुकार की आवाज सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद अभिषेक शर्मा की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने गहरी पड़ताल करते हुए हत्यारोपी को पकड़ लिया। पुलिस की कड़ी पूछताछ के बाद आरोपी ने हत्या की वजह सहित सभी बातों से पर्दा उठाया। दिन दहाड़े एक वृद्ध महिला जिनका नाम अर्चना शर्मा था, उनके घर में घुस के एक बड़े ही गंभीर तरीके से उनको हताहत करके उनके सर पे चोट मार के उनको उनका मृत शरीर में प्राप्त हुआ था। पुलिस ने पूरे प्रकरण में हम लोगों ने संज्ञान में लिया था और मौके का मुआयना करने पे बात संज्ञान में आई थी कि वो लूट के इरादे से हत्या नहीं है। तो पुलिस के द्वारा अन्य एंगलों पर भी वर्क किया गया। इसमें एसपी सिटी, सीओ ज्वालापुर, इंस्पेक्टर ज्वालापुर, इनकी पूरी टीम ने लगातार मेहनत करते हुए अभी 48 घंटे के अंदर इस केस को वर्कआउट किया है, जिसमें एक लड़का जिसका नाम उदित झा है, जिसके द्वारा ये घटना की गई थी और बड़े निर्मम तरीके से ये एक हथौड़े से उनके सर पर मार के हत्या की गई थी। इसके पीछे जो मुख्य कारण था वो इसी घर में ये जो इसकी पोती है, जिसका नाम काल्पनिक नाम भूमिका है, उसके द्वारा इस उदित को इस दुष्प्रेरित किया गया था हत्या के लिए। खबर हरिद्वार से है, जहां एसटीएफ ने हरिद्वार में एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। मौके से इसके सरगना को भी गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि आरोपी लंबी साजिश के साथ ठगी को अंजाम देते थे। आरोपियों ने ठगी के लिए कुल 11 लोगों की टीम बनाई, जिन्हें अलग अलग जिम्मेदारियां देकर देश भर से ठगी की जाती थी। गिरोह क्रेडिट कार्ड बनवाने का लालच देकर ठगी किया करता था। मूल रूप से शामली के रहने वाले सरगना के खाते में कुल 70 लाख रुपए का लेन देन हुआ है। एसटीएफ ने उसके पास से 25,000 रुपए नगद भी बरामद किया। सेंटर रावली महमूद जनपद हरिद्वार में कार्य कर रहा था। इसमें जो मास्टरमाइंड था विपिन पाल, इसको गिरफ्तार किया गया है। इसके अन्य साथियों की जानकारी प्राप्त हुई है। जो इंटरोगेशन में सामने आया है कि ये लोग क्रेडिट कार्ड के नाम पर लोगों को कॉल करते थे कि हम आपको क्रेडिट कार्ड किसी बैंक का ऑफर करना चाहते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट ये आपको मिलेगा, और उसके बाद में उनको एंगेज करके उनको एक फिशिंग लिंक भेजा जाता था, और जो विक्टिम है वो जब उस लिंक पर क्लिक करता था तो उसके फ़ोन की एक्सेस इन फ्रॉडस्टर्स के पास में पहुंच जाती थी, और उसके बाद में ये उसके बैंक खाते का, उसके यूपीआई ऐप का एक्सेस लेकर अपने खातों में पैसे ट्रांसफ़र कर लेते थे।
पिछले 7-8 महीने से जो इनसे पूछताछ में आया कि 7-8 महीने से इस तरह का गैंग चल रहा था और लाखों करोड़ों रुपए की इनके द्वारा अभी तक धोखाधड़ी की गई है। कल घटनास्थल से बड़ी संख्या में मोबाइल फ़ोन, सिम कार्ड्स, बैंक अकाउंट की पासबुक्स, POS मशीन बरामद हुई है। साथ ही कुछ रजिस्टर्स भी बरामद हुए हैं जिनमें कि लेन देन का पूरा हिसाब लिखा हुआ है। तो फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ हुआ है और इस पूरे सरगना को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। 70 लाख की ठगी और 25,000 कैश बरामद हुआ है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर लक्सर से है, जहां भारत ऑयल एंड वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड के कर्मचारियों ने आज लक्सर तहसील में पहुंचकर उप जिलाधिकारी गोपाल सिंह चौहान को एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कर्मचारियों ने कहा कि फैक्ट्री प्रबंधन अपनी जिद के चलते उनकी सैलरी में बढ़ोतरी नहीं कर रही है, जबकि अप्रैल 2024 से शासन ने आदेश जारी किया है कि सैलरी में 25% की बढ़ोतरी की जाए। बावजूद इसके फैक्ट्री प्रबंधन ने कर्मचारियों को साफ तौर पर यह कहा है कि अगर काम करना है तो इसी सैलरी में करना होगा, वरना ये फैक्ट्री छोड़कर यहां से जा सकते हैं। एसडीएम ने फैक्ट्री मालिक और कर्मचारियों को बुलाकर मामले का समाधान निकाला। एक फैक्ट्री है, उनके कर्मचारी मेरे पास अभी आए थे और उनका कहना है कि श्रम विभाग से लेबर जो सेक्शन है वहाँ से एक जीओ जारी हुआ है, लेटर जारी हुआ है कि 1 अप्रैल से 25% जो सैलरी है उसमें बढ़ोतरी के आदेश दिए गए जी। तो जो ये कर्मचारी है इनका कहना है कि हमने प्रबंधन को दिया, प्रबंधन मानने को तैयार नहीं है। उसको लेके मेरे पास शिकायत लेके आए थे, तो मैंने दोनों पक्षों को बुलाया है, लोग भी आएंगे और जो ये शिकायत करता है वो भी आएंगे, और इसके अलावा जो भी उस बैठक में जो भी तय होगा उसको भी डिस्कस कर लिया जाएगा। दूसरा ALC जो हरिद्वार में बैठते हैं, लेबर जो असिस्टेंट लेबर कमिश्नर होंगे, उनको भी मैं पत्र भेज रहा हूँ, जैसा भी उनको शादी के लिए आए हम गाना जो सरकार ने 25% निकाला था उसके लिए हम लोगों ने हमें नहीं मानने दिया है। हम उन लोगों ने कहा कि वहाँ जा सकते हो, वहाँ निकलो, हम इसे नहीं दे सकते हैं। हमने एडमिन साहब के पास आए, हमने उनके पास एक सत्यापन दिया, उसके लिए मैंने हमें समय दिया है। उसमें देखो क्या होता है, अगर यहाँ से नहीं होगा तो हम अपर जाकर करेंगे। तो वहीं प्रदेश भर में मौसम के बदलाव के साथ ही वायरल फीवर और डायरिया जैसी बीमारी अपना पैर पसार रही है। ऐसी बीमारियों से निपटने के लिए जनपद उधम सिंह नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जसपुर ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है, ताकि मरीजों को किसी प्रकार की परेशानी से जूझना ना पड़े। आपको बता दें कि एक तरफ जहां गर्मी बढ़ती जा रही है, तो वहीं वायरल फीवर और डायरिया जैसी बीमारी भी अपना पैर पसार रही है। जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ने बीमारियों से निपटने के लिए सभी तरह की तैयारियां कर ली है। तो अस्पताल है हमारा, और मरीज़ 15, 20, 25 भर्ती हो ही रहे हैं वायरल फीवर, लूज मोशन वाले, और उनका सुचारू रूप से इलाज हो रहा है। और जितनी भी दवाइयाँ जिला से हमें उपलब्ध हुई हैं वो सब इस्तेमाल हो रही हैं, और जो नहीं हैं वो प्रबंधन समिति से हमने बाहर से उपलब्ध करवा दी हैं। दवाइयाँ पूरी पर्याप्त हैं। बुखार के हैं, डायरिया के हैं, लूज मोशन, उल्टी, दस्त हैं, तो इस दौरान बाहर का खाना पीना नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा पानी थोड़ा साफ़ सुथरा पीना चाहिए। बाकी बुखार वगैरह जो है उसके सारे डेंगू के जैसे अब सीज़न शुरू हुआ है तो उस हिसाब से भी हमने सर्विलांस पे सारे लोगों को रख दिया है और बेड्स हमने तैयार कर दिए हैं। तो डायरिया और वायरल फीवर को लेकर अब एक तरीके से पूरी तैयारी कर ली गई है और किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो इसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। तो बुलेटिन में यानी देवभूमि समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।